हेलो स्टूडेंट्स, लास्ट क्लास में हमने डिस्कस किया था मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड्स। तो आज की क्लास उसी के कंटिन्यूएशन में होगी। तो नेक्स्ट मेथड ऑफ प्रिपरेशन है जो कार्बोक्सिलिक एसिड के लिए, वो है बाय हाइड्रोलिसिस ऑफ नाइट्राइल्स। कि जो हमारे पास नाइट्राइल्स होते हैं उनकी हाइड्रोलिसिस अगर हम करवा दें तो हमारे पास कार्बोक्सिलिक एसिड बन जाता है। अब ये हाइड्रोलिसिस एसिडिक मीडियम में भी करवा सकते हैं और बेसिक मीडियम में भी करवा सकते हैं। तो यहाँ पे जैसे हमारे पास ये नाइट्राइल है, इसकी रिएक्शन वाटर के साथ करवाते हैं एसिडिक मीडियम में या फिर बेसिक मीडियम में, तो ये कार्बोक्सिलिक एसिड हमारा बन जाता है। तो फॉर एग्जांपल ये हमारे पास नाइट्राइल है, इसकी हमने रिएक्शन करवाई है वाटर के साथ एसिडिक मीडियम में, तो ये कार्बोक्सिलिक एसिड यहाँ पे बन गया है। ठीक है, और ये हमारे पास कोई नाइट्राइल है, इसकी हमने वाटर के साथ रिएक्शन करवाई है बेसिक मीडियम में। तो एक चीज ध्यान रखना है आपको कि बेसिक मीडियम में जब ये हाइड्रोलिसिस करवाई जाएगी तो जो पहले प्रोडक्ट बनेगा वो सोल्ट बनता है, कार्बोक्सिलेट आयन बनता है। ये क्या है? COO नेगेटिव, कार्बोक्सिलेट आयन। दिस इज कार्बोक्सिलेट आयन, कार्बोक्सिलेट आयन बनता है ये पहले। फिर इस आयन की जब हम एसिडिफिकेशन करवा देंगे H पॉजिटिव के साथ, तब हमारा कार्बोक्सिलिक एसिड बन जाता है। तो ये ध्यान रखना है बस बेसिक मीडियम में। और इस रिएक्शन की जो खास बात है कि इस रिएक्शन में जो हमें एल्काइल नाइट्राइल चाहिए होता है, ये जो नाइट्राइल चाहिए होता है, ये कैसे बनता है कि किसी भी एल्काइल हैलाइड की रिएक्शन जब हम साइनाइड के साथ करवाते हैं, ये सोडियम साइनाइड ले लें या पोटाशियम साइनाइड, तो उससे ये Cn नेगेटिव हमें मिल जाता है। तो जब इसकी रिएक्शन Cn नेगेटिव से करवाते हैं तो ये एक न्यूक्लियोफाइल होता है और इस एल्काइल हैलाइड के ऊपर ये बैक साइड से अटैक कर देगा और ये हमारा एल्काइल नाइट्राइल यहाँ पे बन जाता है। तो एक न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होती है ये। ठीक है, तो इस रिएक्शन में जो नाइट्राइल यूज होता है वो इस रिएक्शन से, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन से बनता है। तो अब क्या देख रहे हो आप कि यहाँ पे नंबर ऑफ कार्बन एटम इस रिएक्शन में क्या हो गए? इंक्रीज। यहाँ पे R जो हमारा एल्काइल ग्रुप था उसके कार्बन एटम, लेकिन ये जो प्रोडक्ट है इसमें एक कार्बन एटम और एक्स्ट्रा आ गया ये Cn की वजह से। तो कहने का मतलब इस टाइप से जब हम एल्काइल नाइट्राइल बनाते हैं और इसकी फिर हाइड्रोलिसिस करवाएंगे तो जो कार्बोक्सिलिक एसिड बनेगा उसमें भी एक कार्बन एटम हमारा ज़्यादा होगा। तो जब भी एग्जाम में आपसे कोई भी ऐसा कन्वर्जन पूछा जाता है कि इस कंपाउंड को आप इस कार्बोक्सिलिक एसिड से आप ये वाला कार्बोक्सिलिक एसिड बनाइए, अगर उसमें कार्बन एटम इंक्रीज हो रहा है तो आपके दिमाग में ये रिएक्शन आनी चाहिए, हाइड्रोलिसिस ऑफ नाइट्राइल वाली। ठीक है, और ये नाइट्राइल कैसे बनते हैं? एल्काइल हैलाइड और साइनाइड की रिएक्शन से तो ये नाइट्राइल बनते हैं। तो ये ध्यान में रखना है, जब नंबर ऑफ कार्बन एटम इंक्रीज करने हो तो इस रिएक्शन का हम यूज करते हैं। इसके बाद अभी हम देखते हैं कि ये जो हाइड्रोलिसिस रिएक्शन है इसका मैकेनिज्म क्या है। तो सबसे पहले हम देखेंगे एसिडिक हाइड्रोलिसिस। जब हाइड्रोलिसिस एसिडिक मीडियम में करवाते हैं तो मैकेनिज्म क्या होता है। तो सबसे पहले फॉर्मेशन ऑफ प्रोटोनेटेड अमाइड। सबसे पहले क्या बनता है? प्रोटोनेटेड अमाइड। ये हमारा अमाइड है, प्रोटोनेटेड अमाइड। ठीक है, अगर ये H यहाँ पे नहीं होता है तो ये हमारा सिंपल अमाइड है। अब यहाँ पे प्रोटोन अगर जुड़ा हुआ है तो ये प्रोटोनेटेड अमाइड है। तो ये प्रोटोनेटेड अमाइड बनता है एसिडिक हाइड्रोलिसिस के फर्स्ट स्टेप में। अब कैसे बनता है ये प्रोटोनेटेड अमाइड? कि ये नाइट्राइल है, इसकी H पॉजिटिव के साथ जब रिएक्शन होगी तो ये नाइट्रोजन के पास लोन पेयर है और ये बेस की तरह काम करता है और H पॉजिटिव हमारा एसिड है। तो एसिड बेस रिएक्शन होगी और यहाँ पे क्या बनेगा? RCN, ये इसके ऊपर अटैच हो जाएगा तो ये बनता है। फिर ये डबल बॉन्ड यहाँ से इसके ऊपर शिफ्ट हो जाता है और ये हमारा प्रोडक्ट बनता है RC डबल बॉन्ड N, ये बन जाएगा। ठीक है, तो ये डायरेक्ट हम ऐसे ही लिख सकते हैं, डायरेक्ट हम इसको ऐसे लिख सकते हैं। तो ये जरूरत नहीं है ऐसे लिखने की। ठीक है, जब ये H पॉजिटिव के साथ रिएक्शन करेगा तो ये हमारे पास बन गया। अब ये कार्बन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है, ये वाटर के साथ रिएक्शन करेगा
और जब ये वाटर के साथ रिएक्शन करेगा तो वाटर के अंदर जो ऑक्सीजन है उसका लोन पेयर इस कार्बन के ऊपर अटैक करेगा और ये वाटर यहाँ पे अटैच हो जाएगा। अब इस वाटर का ये जो OH बॉन्ड है, यहाँ पे ऑक्सीजन पे पॉजिटिव चार्ज आ गया और पॉजिटिव चार्ज ऑक्सीजन कभी भी स्टेबल नहीं होता है, इसीलिए ये ऑक्सीजन और हाइड्रोजन का ये जो बॉन्ड है ये ब्रेक हो जाएगा और इसके इलेक्ट्रॉन्स ऑक्सीजन के ऊपर ट्रांसफर हो जाएंगे और ये H पॉजिटिव जो यहाँ से निकला है वो इसी कंपाउंड के अंदर ये जो नाइट्रोजन के ऊपर लोन पेयर है उसके ऊपर जाके अटैच हो जाएगा। तो कहने का मतलब इस एक स्टेप के अंदर दो स्टेप हो रहे हैं। एक तो ये ऑक्सीजन और हाइड्रोजन का बॉन्ड ब्रेक हो रहा है, इसके इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन को मिल रहे हैं तो उसका पॉजिटिव चार्ज खत्म हो गया और यहाँ से ये जो H पॉजिटिव निकला है ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के बॉन्ड के ब्रेक होने से ये जो H पॉजिटिव यहाँ से निकलेगा ये NH के ऊपर अटैच हो जाएगा। तो ये प्रोडक्ट हमारे पास बनता है। अब इस प्रोडक्ट में ऑक्सीजन का ये लोन पेयर इधर माइग्रेट करेगा और ये डबल बॉन्ड नाइट्रोजन के ऊपर माइग्रेट कर जाएगा। तो इसके माइग्रेशन से इस टाइप से ये प्रोटोनेटेड अमाइड बन जाएगा हमारे पास। ये प्रोटोनेटेड अमाइड बन गया है, ठीक है। तो ये होता है फर्स्ट स्टेप के अंदर। सेकंड स्टेप में ये जो प्रोटोनेटेड अमाइड बना है इस प्रोटोनेटेड अमाइड की हाइड्रोलिसिस होगी। अब हाइड्रोलिसिस कैसे होगी कि ये प्रोटोनेटेड अमाइड है तो इसके अंदर ये ऑक्सीजन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है और ये ऑक्सीजन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है तो ये इलेक्ट्रॉन कार्बन से विड्रॉ करेगा। ये पॉजिटिव चार्ज ऑक्सीजन कार्बन से इलेक्ट्रॉन्स को विड्रॉ करेगा तो कार्बन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज डेवलप होने लग जाएगा तो कार्बन बन जाएगा यहाँ पे इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर। कार्बन यहाँ पे इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर बन जाएगा। इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर उस सेंटर को बोलते हैं जहाँ इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी होती है। तो इसीलिए अब ये ऑक्सीजन का जो लोन पेयर है ये इस कार्बन के ऊपर अटैक कर देगा। अब कार्बन के ऊपर अटैक करेगा तो ये वाटर का ये जो ऑक्सीजन के एक लोन पेयर का इसके साथ बॉन्ड बन जाएगा और ये जो डबल बॉन्ड था ये इधर शिफ्ट हो जाएगा ऑक्सीजन के ऊपर, ठीक है। और फिर नेक्स्ट स्टेप के अंदर ये OH क्योंकि ऑक्सीजन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ गया है तो अब क्या होगा यहाँ पे ऑक्सीजन और हाइड्रोजन का बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा क्योंकि ऑक्सीजन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज स्टेबल नहीं है, इसीलिए ऑक्सीजन और हाइड्रोजन का ये बॉन्ड ब्रेक होगा और इस बॉन्ड के दोनों इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन को मिल जाएंगे। अब जब ये बॉन्ड ब्रेक हुआ है तो ये H पॉजिटिव बनेगा। ये H पॉजिटिव ये इधर जो नाइट्रोजन है इसके ऊपर जाके अटैच हो जाएगा क्योंकि यहाँ पे लोन पेयर है और ये H पॉजिटिव है तो एक एसिड बेस टाइप की रिएक्शन हो जाएगी। तो कहने का मतलब इसी एक स्टेप के अंदर दो स्टेप हो रहे हैं, ठीक है। तो ये हमारे पास बन जाता है। इसमें क्या होगा ये OH बॉन्ड है यहाँ पे, ये OH बॉन्ड का ये बॉन्ड इधर माइग्रेट करेगा और ये NH3 हमारा बाहर लीव कर जाएगा। ये OH का बॉन्ड ब्रेक हो रहा है और इसके दोनों इलेक्ट्रॉन इधर शिफ्ट हो रहे हैं और ये NH3 हमारा ऐसे बाहर लिविंग ग्रुप की तरह काम कर रहा है। ये एक लिविंग ग्रुप है। NH3 बाहर निकल जाएगा क्योंकि मैंने पहले भी बताया जब भी OH2 पॉजिटिव हो और NH3 पॉजिटिव हो तो ये गुड लिविंग ग्रुप होते हैं। तो ये बॉन्ड जैसे ही इधर आएगा ये NH3 हमारा बाहर निकल जाएगा, लिविंग ग्रुप की तरह काम करेगा। और ये NH3 जब बनेगा तो ये H पॉजिटिव जो यहाँ से निकलेगा उस H पॉजिटिव को एक्सट्रैक्ट कर लेगा, उसको अपने साथ अटैच कर लेगा। एक एसिड बेस रिएक्शन होगी और यहाँ पे अमोनियम आयन का फॉर्मेशन हो जाएगा और ये कार्बोक्सिलिक एसिड हमारा बन जाएगा, ठीक है। तो इस टाइप से हमारी एसिड हाइड्रोलिसिस होती है नाइट्राइल्स की एसिडिक मीडियम में। अब एल्कलाइन मीडियम में अगर हाइड्रोलिसिस देखें कि जो नाइट्राइल्स होते हैं उनकी एल्कलाइन मीडियम में हाइड्रोलिसिस कैसे होती है तो इनमें भी फर्स्ट स्टेप क्या होता है फॉर्मेशन ऑफ अमाइड। ये अमाइड हमारे पास फॉर्म होता है, ठीक है। फिर सेकंड स्टेप में उस सेकंड स्टेप के अंदर इस अमाइड की हाइड्रोलिसिस हो जाती है और पहले हमारा कार्बोक्सिलिक एसिड नहीं बनता है, कार्बोक्सिलेट आयन बनता है। फिर इस कार्बोक्सिलेट आयन को हम ट्रीट करवाएंगे, इसकी रिएक्शन करवाएंगे एसिड के साथ तो ये एक प्रोटॉन लेके कार्बोक्सिलिक एसिड में कन्वर्ट हो जाएगा। बाकी मैकेनिज्म हमारा सेम है।
अब यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे ये नाइट्रोजन जुड़ा हुआ है कार्बन से, ये नाइट्रोजन इलेक्ट्रॉन्स को पुल करेगा कार्बन से अपनी तरफ, क्योंकि नाइट्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा है, तो कार्बन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आने लग जाएगा और कार्बन के ऊपर इस टाइप से पॉजिटिव चार्ज डेवलप हो जाएगा, इस पे नेगेटिव, और ये जो OH नेगेटिव है ये इस कार्बन पे अटैक कर देगा और इसकी वजह से हमारे पास ये बन जाएगा। ठीक है, ये इंटरमीडिएट कंपाउंड बनेगा। इसमें नाइट्रोजन के ऊपर नेगेटिव चार्ज है। अब ये नाइट्रोजन के ऊपर नेगेटिव चार्ज है तो ये वाटर से एक प्रोटॉन को एक्सट्रैक्ट कर लेगा। ठीक है, अब ये वाटर से एक प्रोटॉन इसने ले लिया तो इस टाइप से ये हमारा कार्बन डबल बॉन्ड NH बन जाता है और ऊपर हमारा ये OH है, ये जो OH है इधर लिख दिया मैंने। तो अब क्या होगा, नेक्स्ट स्टेप के अंदर टोटोमेरिज्म होता है। टोटोमेरिज्म क्या होता है, 1,3 शिफ्ट ऑफ हाइड्रोजन, 1,3 शिफ्ट ऑफ हाइड्रोजन कि ये 1 2 और ये नाइट्रोजन हमारा थर्ड एटम है, तो कि ये ऑक्सीजन से हाइड्रोजन डायरेक्ट कहाँ चला जाता है, नाइट्रोजन के पास। और ये होता कैसे है, ये ऑक्सीजन और हाइड्रोजन का बॉन्ड ब्रेक होता है, ये बॉन्ड इधर शिफ्ट करेगा, ये डबल वाला बॉन्ड इधर शिफ्ट करेगा और ये जो H पॉजिटिव था ये NH के साथ जुड़ जाएगा और ये हमारा NH2 बन जाएगा। तो ये टोटोमेरिज्म होता है। ठीक है, तो ये हमारा अमाइड बन गया। अब इस अमाइड की रिएक्शन फिर से हाइड्रोक्साइड आयन के साथ होगी, तो ये हाइड्रोक्साइड आयन इस पे अटैक करेगा, इस कार्बन के ऊपर, क्योंकि ये कार्बन के ऊपर डेल्टा पॉजिटिव चार्ज है, क्योंकि ये ऑक्सीजन के साथ जुड़ा हुआ है, ऑक्सीजन इलेक्ट्रॉन्स को पुल कर रहा है, तो कार्बन के ऊपर डेल्टा पॉजिटिव चार्ज है, इसीलिए ये OH इस कार्बन के ऊपर अटैच हो जाता है। ठीक है, और ये O नेगेटिव बन जाता है। इसके बाद अभी क्या होगा कि ये O नेगेटिव वापस से अपने इलेक्ट्रॉन्स को कार्बन और ऑक्सीजन बॉन्ड के बीच में शिफ्ट करेगा और ये NH2 हमारे यहाँ से लीव कर जाएगा। ठीक है, अब ये लीव करेगा तो यहाँ पे क्या होता है कि जब ये NH2 निकलेगा तो ये NH2 नेगेटिव होगा और NH2 नेगेटिव एक स्ट्रॉन्ग बेस होता है, तो यहाँ पे ये क्या करेगा, इस H को यहाँ से ले लेगा, क्योंकि ये एक स्ट्रॉन्ग बेस है और बेस हाइड्रोजन को यहाँ से एब्स्ट्रैक्ट कर लेगा, तो ये बन जाएगा हमारा कार्बोक्सिलेट आयन। ठीक है, इसी वजह से कार्बोक्सिलेट आयन बनता है हमारा जब हम एल्कलाइन मीडियम के अंदर हाइड्रोलिसिस करवाते हैं तो। ठीक है, एसिडिक मीडियम में डायरेक्ट कार्बोक्सिलिक एसिड बनता है। तो अब इस कार्बोक्सिलेट आयन की जब हम एसिड के साथ रिएक्शन करवा देंगे तो यहाँ पे हमारा कार्बोक्सिलिक एसिड बन जाएगा। तो ये हमने अभी मैकेनिज्म देख लिया, एसिडिक हाइड्रोलिसिस और एल्कलाइन हाइड्रोलिसिस ऑफ एल्काइल नाइट्राइल्स का। इसके बाद नेक्स्ट मेथड ऑफ प्रिपरेशन है कार्बोक्सिलिक एसिड्स के लिए हाइड्रोलिसिस ऑफ एसिड डेरिवेटिव्स। अब एसिड डेरिवेटिव्स क्या होते हैं कि एसिड डेरिवेटिव्स उन कंपाउंड्स को बोला जाता है जो हमने कार्बोक्सिलिक एसिड्स को यूज करके बनाए हैं। अब एसिड डेरिवेटिव्स को अगर हम देखें तो 4 एसिड डेरिवेटिव्स हम जनरली देखते हैं कि एक हमारा एसिड हैलाइड होता है और ये एसिड एनहाइड्राइड होता है, ये हमारा एस्टर्स होता है और ये अमाइड। तो ये जो एसिड एनहाइड्राइड है इसके अंदर ये R और ये R' ये सेम भी हो सकते हैं और डिफरेंट भी। इसी तरीके से ये जो एस्टर में 2 एल्काइल ग्रुप होते हैं सेम भी हो सकते हैं और डिफरेंट भी। तो जब आप एसिड डेरिवेटिव्स की स्ट्रक्चर्स को देखोगे तो यहाँ पे क्या सिमिलरिटी दिखाई देगी कि यहाँ पे कि ये जो इतना पार्ट है ये यहाँ पे ये और ये हमारा पार्ट आता है कार्बोक्सिलिक एसिड से। और एसिड डेरिवेटिव्स कैसे बनते हैं, जब कार्बोक्सिलिक एसिड का इस OH को हटा के हम इस OH को रिमूव करके अगर यहाँ हैलाइड लगा दिया जाता है तो ये बन जाता है एसिड हैलाइड। और यहाँ से इस कार्बोक्सिलिक एसिड में से इस OH को हटा के अगर ये ग्रुप लगा दिया जाता है तो एसिड एनहाइड्राइड बनता है। यहाँ से अगर OH को हटा के ये ग्रुप लगा दिया जाता है OR तो यहाँ पे एस्टर बन जाएगा और OH की जगह NH2 लगा दिया जाता है तो हमारा
अमाइड बन जाएगा। तो ये एसिड डेरिवेटिव्स हमने देखे हैं कि एसिड डेरिवेटिव्स एसिड से ड्राइव किए जाते हैं, इसीलिए इनको एसिड डेरिवेटिव्स बोलते हैं। अब एसिड डेरिवेटिव्स की अगर हम हाइड्रोलिसिस करवाते हैं तो एसिड डेरिवेटिव्स की हाइड्रोलिसिस से कार्बोक्सिलिक एसिड बनता है। एसिड डेरिवेटिव्स की इनकी अगर हम हाइड्रोलिसिस करवा दें तो वापस से हमें कार्बोक्सिलिक एसिड मिल जाएगा। और ये जो एसिड डेरिवेटिव्स होते हैं इनकी जो हाइड्रोलिसिस रिएक्शन होती है उस रिएक्शन के अंदर इनका रेट ऑफ रिएक्शन, जो रिएक्टिविटी का ऑर्डर होता है, वो क्या होता है कि जो एसिड हैलाइड होते हैं वो सबसे ज़्यादा रिएक्टिव होते हैं एज कंपेयर टू ये हमारे एस्टर। फिर उसके बाद ये एनहाइड्राइड से कम रिएक्टिविटी होती है एस्टर्स की, और सबसे कम रिएक्टिविटी जो होती है वो होती है अमाइड की। तो एसिड डेरिवेटिव्स की अगर रिएक्टिविटी की हम बात करें तो जो हमारे एसिड हैलाइड होते हैं वे हाईएस्ट रिएक्टिविटी शो करते हैं, और जो अमाइड्स होते हैं उनकी रिएक्टिविटी सबसे लोवेस्ट होती है। और ये एसिड हैलाइड के अंदर जनरली हमें एसिड क्लोराइड या फिर एसिड ब्रोमाइड देखने को ही मिलता है, ये फ्लोराइड और आयोडाइड नहीं होता है। ठीक है, तो ये हमने यहाँ पे देख लिया रिएक्टिविटी ऑर्डर ऑफ एसिड डेरिवेटिव्स। तो एसिड हैलाइड हमारे सबसे ज़्यादा रिएक्टिव होते हैं और अमाइड हमारे सबसे कम रिएक्टिव होते हैं। तो यहाँ पे जब भी हम एसिड हैलाइड या फिर जो एसिड एनहाइड्राइड होते हैं इनकी रिएक्टिविटी इतनी ज़्यादा होती है कि इनकी रिएक्शन जैसे ही हम वाटर के साथ करवाएंगे इनकी हाइड्रोलिसिस हो जाएगी कि एसिड हैलाइड और एसिड एनहाइड्राइड में अगर हम वाटर ऐड कर देंगे तो ये ऑटोमेटिकली हाइड्रोलाइज हो जाएंगे और हमारे पास ये कार्बोक्सिलिक एसिड बन जाएगा। और ये जो X है ये HX बन जाता है कि वाटर का H यहाँ पे आ जाता है, OH इधर आ जाता है, तो RCOOH बन जाता है और ये HX बन जाता है। और ये जो एसिड एनहाइड्राइड है इसमें भी H इधर लग जाता है इस कार्बन के, OH इधर ऐड हो जाता है इस कार्बन के साथ और H हमारा इधर ऐड हो जाता है। तो यहाँ पे ये एक हमारा ये कार्बोक्सिलिक एसिड बनता है और दूसरा कार्बोक्सिलिक एसिड ये R-COOH बनता है। तो ये दो कार्बोक्सिलिक एसिड हमारे पास बनते हैं। तो ध्यान रहे कि जो एसिड हैलाइड होते हैं और एसिड एनहाइड्राइड होते हैं जैसे ही वो वाटर के साथ रिएक्शन करेंगे तो कार्बोक्सिलिक एसिड में कन्वर्ट हो जाएंगे। इस रिएक्शन में हमें वाटर के साथ कोई कैटलिस्ट लेने की ज़रूरत नहीं पड़ती। लेकिन जो एस्टर होते हैं और अमाइड होते हैं इनकी रिएक्टिविटी कम होती है, इसीलिए वाटर के साथ में या तो हमें एसिड यूज करना पड़ेगा या फिर वाटर के साथ में हमें बेस यूज करना पड़ेगा एज ए कैटलिस्ट। क्योंकि इनकी रिएक्टिविटी कम होती है इसलिए इनके साथ में एसिड या फिर बेस को एज ए कैटलिस्ट यूज किया जाता है। तो प्रोडक्ट हमारा ये एस्टर है। तो एस्टर की जब हम हाइड्रोलिसिस करवाएंगे तो ये हमारे पास एसिड बनेगा, ये RCOOH यहाँ जुड़ जाएगा, H यहाँ पे, तो एक एसिड बनेगा और एक एल्कोहल बनेगा। ठीक है, एस्टर्स की जब हम हाइड्रोलिसिस करवाएंगे और अगर एस्टर की हाइड्रोलिसिस बेसिक मीडियम में करवाई जाएगी तो बेसिक मीडियम के अंदर ये डायरेक्ट कार्बोक्सिलिक एसिड नहीं बनता है, ये सोल्ट बनता है, कार्बोक्सिलेट आयन बनता है O नेगेटिव, ये RCOO नेगेटिव, इसको बोलते हैं कार्बोक्सिलेट आयन, कार्बोक्सिलेट आयन। ठीक है, और ये कार्बोक्सिलेट आयन को बाद में जब H पॉजिटिव के साथ रिएक्शन करवाएंगे तो ये वापस से यहाँ पे H आ जाएगा। तो ध्यान रहे जब भी हम बेसिक मीडियम में हाइड्रोलिसिस करवाएंगे तो एसिड नहीं बनता है, कार्बोक्सिलेट आयन बनता है, ये O पे नेगेटिव चार्ज रहेगा यहाँ पे। अमाइड की अगर हम हाइड्रोलिसिस करवाएंगे एसिडिक मीडियम में तो ये हमारा कार्बोक्सिलिक एसिड बनेगा और साथ में अमोनियम आयन बनता है, अमोनियम आयन। यहाँ पे अमोनियम के साथ में ये जो काउंटर आयन होगा, जैसे ये X है तो ये H पॉजिटिव के साथ जो काउंटर आयन होगा वही आएगा यहाँ पे। जैसे H2O, वाटर को हमने हाइड्रोजन क्लोराइड में ले रखा है तो HCl है तो यहाँ पे अमोनियम क्लोराइड आ जाएगा। तो
एसिड का जो काउंटर आयन होता है वही इस अमोनियम का काउंटर आयन होगा। तो अमाइड की हाइड्रोलिसिस जब एसिडिक मीडियम में करवाएंगे तो ये कार्बोक्सिलिक एसिड बनता है, प्लस में अमोनियम हैलाइड बनता है। तो ये आयन बनता है हमारे पास। अगर अमाइड की हाइड्रोलिसिस हम बेसिक मीडियम में करवाएंगे तो ये हमारे पास सोल्ट बनेगा, डायरेक्ट कार्बोक्सिलिक एसिड नहीं बनेगा, क्योंकि ये हम बेसिक मीडियम में रिएक्शन करवा रहे हैं, साथ में अमोनिया बनेगा यहाँ पे। इसके बाद नेक्स्ट ये हमने अभी रिएक्शंस देख ली हैं कि एसिड डेरिवेटिव्स की हाइड्रोलिसिस जब हम करवाते हैं तो हमारे पास वापस से कार्बोक्सिलिक एसिड बन जाता है। लेकिन ये जो मेथड है कि एसिड डेरिवेटिव्स की हाइड्रोलिसिस करवा के जो हम कार्बोक्सिलिक एसिड बनाते हैं, इस मेथड का जनरली लैब के अंदर यूज नहीं किया जाता है कार्बोक्सिलिक एसिड को बनाने में, क्योंकि एसिड डेरिवेटिव्स खुद अपने आप कार्बोक्सिलिक एसिड से बने हैं और हम एसिड डेरिवेटिव्स की हाइड्रोलिसिस से वापस कार्बोक्सिलिक एसिड बना रहे हैं। तो ये तो एक दूसरे का रिवर्स हो गया कि एसिड डेरिवेटिव कार्बोक्सिलिक एसिड से बनते हैं, फिर कार्बोक्सिलिक एसिड की हम हाइड्रोलिसिस करवा के वापस से एसिड बना रहे हैं। तो इनका जनरली इस मेथड का यूज नहीं किया जाता है लैब में, क्योंकि जो एसिड डेरिवेटिव्स है खुद अपने आप कार्बोक्सिलिक एसिड से बने हुए होते हैं। तो इसके बाद नेक्स्ट मेथड है कार्बोनेशन ऑफ ऑर्गेनोमेटेलिक रिएजेंट, कि जो हमारे ऑर्गेनोमेटेलिक रिएजेंट होते हैं स्पेसिफिकली इस रिएक्शन में हम ग्रिग्नार्ड रिएजेंट का यूज करते हैं और ऑर्गेनोलिथियम कंपाउंड का। कार्बोनेशन का मतलब हम कार्बन डाइऑक्साइड के साथ रिएक्शन करवाएंगे, कार्बन डाइऑक्साइड का एडिशन होता है। तो ऑर्गेनोमेटेलिक रिएजेंट क्या होता है? सबसे पहले तो ऐसे कोई भी कंपाउंड जिसमें कार्बन और मेटल के बीच में डायरेक्ट बॉन्ड होता है, ठीक है, तो उसको हम बोलते हैं ऑर्गेनोमेटेलिक रिएजेंट। तो मोस्ट कॉमन जो इस रिएक्शन के अंदर यूज किए जाते हैं या इस कार्बोनेशन के लिए केवल इन दो रिएजेंट का ही हम यूज करते हैं, एक ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, एक ऑर्गेनोलिथियम कंपाउंड। ग्रिग्नार्ड रिएजेंट क्या होता है? RMgX, एल्काइल मैग्नीशियम हैलाइड, कि ये जो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट है इसका यूज करेंगे हम, और RLi इसको बोलते हैं हम ऑर्गेनोलिथियम कंपाउंड। तो ये दो ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड की रिएक्शन जब हम कार्बन डाइऑक्साइड के साथ करवाते हैं तो हमें कार्बोक्सिलिक एसिड ऑब्टेन होता है। तो जैसे एल्काइल ये ऑर्गेनोलिथियम है, इसकी रिएक्शन हमने CO2 के साथ अगर करवाएंगे तो ये ऑर्गेनोलिथियम के अंदर ये जितने भी ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड होते हैं उसमें कार्बन के ऊपर नेगेटिव चार्ज होता है। तो ये ऑर्गेनोलिथियम भी एक ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड है, तो इसमें ये एल्काइल ग्रुप है, इसमें इस पे नेगेटिव चार्ज होगा। तो ये नेगेटिव चार्ज इस कार्बन के ऊपर अटैक करेगा, क्योंकि इस कार्बन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज होता है स्लाइट, क्योंकि ये ऑक्सीजन से जुड़ा हुआ है, इस साइड भी ऑक्सीजन से जुड़ा हुआ है, इस तरफ भी ऑक्सीजन से। ऑक्सीजन कार्बन से इलेक्ट्रॉन्स को विड्रॉ कर लेता है और इस कार्बन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ जाता है, ठीक है। तो इसलिए ये R नेगेटिव इस पर अटैक करेगा। अब कार्बन के 4 बॉन्ड ऑलरेडी हैं, तो इसलिए ये इधर शिफ्ट हो जाएगा और ये हमारे पास बन जाता है RCOOLi। Li के ऊपर इधर पॉजिटिव है, क्योंकि ये जो Li है अब नेगेटिव चार्ज तो इधर यूज हो गया है, तो ये Li जो पॉजिटिव था ये इस ऑक्सीजन पे जो नेगेटिव चार्ज आएगा उसके साथ अटैच हो जाएगा। फिर ये हमारे पास बना है लिथियम सोल्ट, कार्बोक्सिलिक एसिड नहीं बना है अभी हमारे पास, अभी हमारे पास बना है लिथियम सोल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड RCOO नेगेटिव। ये O नेगेटिव है, जब इसकी H पॉजिटिव के साथ रिएक्शन करवाएंगे किसी एसिड के साथ तो यहाँ पे ये हमारा कार्बोक्सिलिक एसिड फिर बन जाएगा। सेम रिएक्शन होती है हमारी ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के साथ। ग्रिग्नार्ड रिएजेंट का ये R नेगेटिव CO2 पे अटैक करेगा, जैसे यहाँ पे हुआ, ये बॉन्ड इधर मूव करेगा, इस कार्बन ऑक्सीजन के ऊपर नेगेटिव चार्ज आएगा, इस नेगेटिव चार्ज ऑक्सीजन के ऊपर यहाँ मैग्नीशियम पॉजिटिव वाला ये पार्ट जुड़ जाएगा। फिर H पॉजिटिव के साथ एसिड के साथ इसकी रिएक्शन करवाएंगे तो RCOO नेगेटिव से ही RCOOH बन जाता है, कार्बोक्सिलिक एसिड हमारा बन जाता है। तो ये हमने देखा कार्बोनेशन ऑफ ऑर्गेनोमेटेलिक रिएजेंट का यूज करके भी हम कार्बोक्सिलिक एसिड बना सकते हैं। नेक्स्ट जो मेथड है कार्बोक्सिलिक एसिड को प्रिपेयर करने का
वो है बाई हाइड्रोलिसिस ऑफ ट्राई हेलोजन डेरिवेटिव, कि हमारे पास कोई ऐसे ऑर्गेनिक कंपाउंड है जिसमें एक कार्बन के ऊपर 3 हेलोजन जुड़ी हुई है, उसको बोलते हैं ट्राई हेलोजन डेरिवेटिव। तो ट्राई हेलोजन डेरिवेटिव्स की जब हम हाइड्रोलिसिस करवाते हैं, वाटर के साथ रिएक्शन करवाते हैं, तो ये तीनों हेलोजन की जगह हमारे क्या आ जाते हैं, OH आ जाते हैं। और आपको पता है एक कार्बन के ऊपर 2 या 2 से ज़्यादा OH स्टेबल नहीं होते हैं, तो यहाँ से एक H2O निकल जाएगा, OH यहाँ से और H यहाँ से। इस कार्बन से एक तो ये OH गया और इस ऑक्सीजन से इधर H गया। जब भी 2 एडजेसेंट कार्बन से ग्रुप्स रिमूव होते हैं तो डबल बॉन्ड आ जाता है, तो ये हमारे पास कार्बोक्सिलिक एसिड बन जाता है। फॉर एग्जांपल जैसे ये हमारे पास कंपाउंड है सी बेंजो ट्राइक्लोराइड, तो इसकी रिएक्शन जब हम वाटर के साथ करवाएंगे तो हमारे पास ये कार्बोक्सिलिक एसिड बन जाए। तो ये याद रखना है कि जब भी ट्राई हेलोजन कंपाउंड कोई भी होगा उसकी रिएक्शन वाटर के साथ करवाएंगे तो हमारे पास कार्बोक्सिलिक एसिड बन जाएगा। ठीक है, इसके बाद है बाई ऑक्सीडेशन ऑफ मिथाइल कीटोन्स, या इस रिएक्शन को बोलते हैं हम आइडोफॉर्म रिएक्शन। ठीक है, मिथाइल कीटोन्स की जब हम ऑक्सीडेशन करवा देते हैं तो उस रिएक्शन को बोलते हैं आइडोफॉर्म रिएक्शन। अगर ये ऑक्सीडेशन हमने किसके साथ करवाई है, सोडियम हाइपोहेलाइट के साथ। ठीक है, और ये जो सोडियम हाइपोहेलाइट होता है इस रिएक्शन में जनरली ये आयोडाइड होता है, NaOH प्लस X2। ये X2 यहाँ पे क्या होगा, हमेशा हमेशा वर्ड यूज नहीं करेंगे, जनरली ये यहाँ पे आयोडीन होता है, NaOH प्लस आयोडीन जब यूज करते हैं हम मिथाइल कीटोन की ऑक्सीडेशन करवाने के लिए तो इस रिएक्शन को बोलते हैं आइडोफॉर्म। और जब ये NaOH और I2 होता है तो अपने आप यहाँ पे NaOI बन जाता है, इसको बोलते हैं सोडियम हाइपोआयोडाइड। ठीक है, सोडियम हाइपोआयोडाइड। तो जब भी हम मिथाइल कीटोन की ऑक्सीडेशन करवाते हैं NaOH प्लस I2, और जब NaOH प्लस I2 होता है तो ये NaOI बन जाता है और ये एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है। मिथाइल कीटोन की जब भी रिएक्शन करवाई जाएगी ये NaOI के साथ, तो यहाँ पे ये जो पोर्शन है, ये वाला जो मिथाइल ग्रुप होता है, ये इसकी ऑक्सीडेशन हो जाती है। ठीक है, और ये बॉन्ड ब्रेक हो जाता है, इस कार्बन से और इस कार्बन का बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा। ये वाला कार्बन हमारा कार्बोक्सिलेट आयन में कन्वर्ट हो जाएगा और ये CH3 था, ये CHI3 में कन्वर्ट हो जाएगा। CHI3 को बोलते हैं आइडोफॉर्म। आइडोफॉर्म, इसीलिए इस रिएक्शन का जो नाम रखा गया है आइडोफॉर्म रिएक्शन रखा गया है। फिर ये जो कार्बोक्सिलेट आयन बना है इसकी हम एसिडिफिकेशन करवाएंगे तो ये हमारे पास कार्बोक्सिलिक एसिड बन जाएगा। अब एक चीज क्या नोटिस करने की है यहाँ पे कि इसमें ये बीच में एक CH2 और आएगा, यहाँ पे CH3 CH2 COOH। इस रिएक्शन के अंदर एक कार्बन एटम डिक्रीज हो जाता है हमारे प्रोडक्ट में, कि जो प्रोडक्ट बनता है आइडोफॉर्म रिएक्शन के अंदर उसमें प्रोडक्ट के अंदर एक कार्बन कम होता है अगर हम रिएक्टेंट से उसको कंपेयर करते हैं। तो यहाँ रिएक्टेंट में 4 कार्बन है लेकिन प्रोडक्ट में कितने कार्बन है, 3। तो ये ध्यान रखना, आइडोफॉर्म रिएक्शन के अंदर एक कार्बन कम हो जाता है प्रोडक्ट के अंदर। तो जब भी हमें कार्बन कम करना होता है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में और वहाँ पे कोई मिथाइल कीटोन हो तो हम आइडोफॉर्म रिएक्शन का यूज करते हैं। और जब भी हमें ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर कार्बन इंक्रीज करना है तो कल मैंने बताया था कि हम किसका यूज करते हैं, एल्काइल हैलाइड प्लस साइनाइड। ये हेलोजन यहाँ से निकल जाती है और ये हमारे पास RCN बन जाता है। तो यहाँ पे एक कार्बन ये एक्स्ट्रा हो गया। फिर इसकी हम रिएक्शन करवा के जैसे इसकी हाइड्रोलिसिस करवा देंगे तो फिर हमारे पास कार्बोक्सिलिक एसिड बन जाता है जिसके अंदर एक कार्बन का एटम ज़्यादा हो।